Welcome to the Raj Smriti Show. This is a special series on International Women's Day celebrated on 8th March, and today we have with us Jyoti Sinha ma'am, who is a versatile person, a poet, a writer, a social activist. Welcome to the show, ma'am. Hi Smriti. Thank you very much. Wonderful having you. बहुत कम होता है ना. You have people who are very creative. You do so many things at a go and with so much ease. So to begin with, tell us about your journey. How has been your life? जर्नी तो सफ़र में इतनी दूर आ गए हैं कि पीछे दिखने में बहुत धुंध है, पर जहाँ तक मैं देख पाती हूँ बचपन से मुझे मैं ऐसी ही थी. बहुत सारी चीज़ें करनी थी और लकीली मैं जिस जगह में थी, जिस शहर में थी, जबलपुर, आई बिलोंग टू जबलपुर, इट इज़ इन एमपी, और इसको संस्कार धानी कहते हैं. और शायद उस जगह का जो एक जोग्राफिकल जो लोकेशन है वो कि वहाँ पे हर कल्चर के लोग हैं. लाइक गुजरातीज़ भी हैं, महाराष्ट्रियंस हैं, साउथ इंडियंस हैं, बंगालीज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं. तो हम लोग जहाँ थे वो पूरा एक माहौल था जहाँ पे मुझे सब चीज़ें सीखने देखने को मिली. हर त्यौहार हम लोगों को, क्योंकि इतनी सारी फैमिलीज थे और वो ज़माना था कि जब लोग बहुत कल्चरली एक दूसरे से मिक्स होते थे, ये डिवाइड्स नहीं होता था. तो बहुत छोटे से हम लोगों ने ये चीज़ें सीखी और आई थिंक 5 साल की उम्र से मैंने भरतनाट्यम सीखना शुरू किया था. और उसके बाद से जाने कितने शोज, स्टेज शोज तो इमेंस है, मैं उसको शायद काउंट नहीं कर सकती. तो हमारी फैमिली में हमारी सिस्टर, हम सब लोग संगीत या मैं डांस सीखती थी, म्यूज़िक, भातखंडे जाते थे. तो एक बहुत अच्छा वो माहौल था. स्कूल में स्पोर्ट्स में हम बहुत रहे. रनिंग तो था ही, फिर हमने खो खो स्टेट लेवल तक खेला, देन बास्केटबॉल खेला, टेबल टेनिस मैंने स्टेट लेवल तक खेला. और सब कुछ सीखने को दिया जाता था, पर एक बहुत डिसिप्लिन, मतलब पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते थे पहले, बट वेरी डिसिप्लिन. हाँ, बट मतलब सब कुछ आपको मौका दिया जाता था सीखने के लिए, पर एक बहुत ही डिसिप्लिन मैनर में. वो शायद एक बहुत अच्छी बात हुई. तो हम लोग, हमारी फैमिली कवि सम्मेलन सुनने जाती थी. वहाँ पे एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन होता था हर साल, और कई होते थे, तो पूरी फैमिली जाती थी. तो मुझे जहाँ तक बहुत छोटे का याद है, 5th या 6th क्लास में थे, तब से हमको वो पहली मेमोरी याद है कि मैंने नीरज जी को सुना. या बहुत सुंदर, बहुत तो उनकी कविताएं याद कर लेते थे, गाते थे हम लोग घर में गाने का. एक तो कायस्तों का घर, तो वो शाम को एक वो एटमॉस्फेयर लिटरेरी होता था. तब एंटरटेनमेंट का टीवी और ये सब तो थे नहीं, तो इवनिंग्स जल्दी डिनर होते थे और उसके बाद सब लोग बैठ करके तुम गाने सुनाओ, तो कोई पोइट्री लिख रहा है, शादियां. तो आई थिंक एक बहुत कल्चरल हम लोग को एक मिला. मुझे याद है कि मैं कविताएं 6th-7th क्लास में थी तो किसी की लिख लेती थी. तो सब लोग बोलते अरे इतनी छोटी सी बच्ची को क्या समझ आ रहा है, पर मुझे मजा आती थी और शायद उससे हम बहुत अपने को कनेक्ट फील करते थे. तो खुद भी कुछ, आई थिंक 7th-8th क्लास में थी, तो 4 लाइनें कुछ लिखी थी हमने. आई स्टिल डोंट रिमेम्बर कि, पर वो सुनाइए अगर आपको याद है तो. पूरी वैसे याद नहीं, पर मुझे कुछ ऐसा था, आई डोंट नो, कभी दुखी हुए होंगे किसी बात पे तो लिखा होगा हमने कि कब तक संभाले माला, इसके कुछ ऐसा था कि अश्क तो टूटते रहे, अश्कों की माला टूटते रहते, ऐसा कुछ था. आई डोंट रिमेम्बर दैट एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे, पर मुझे उसके भाव याद है. तो वो अपनी हिंदी वाली टीचर को दिखा दिया. हमने ऐसे में वो 4 लाइनें लिखती थी. देन धीरे धीरे होता रहा. एंड स्कूल में ये था कि हमारे एसेज, वो ज़माना था जब हम धर्मवीर भारती पढ़ते थे. आप लोग ने, पता नहीं आप लोग के टाइम पे तो धर्मियों गाना बंद हो गया था. साप्ताहिक हिंदुस्तान, दोज मैगजीन्स वर जो साहित्यिक, वो सब पढ़े हैं, बट ये वाले नहीं पढ़े. तो हम लोग वो पढ़ते थे, शिवानी को पढ़ रहे होते थे. तो एक साहित्यिक भाषा थी, जो आपकी जुबान थी वो साहित्यिक थी, फिर आप पढ़ रहे होते. तो हमारी हर एसेज जो होते थे उस ज़माने स्कूल में, वो कोई 4 लाइनें, कुछ ज़रूर नहीं, या तो मैं अपनी लिखती थी या किसी राइटर की, कहीं से धर्मयुग से. या तो हमारे एसेज पूरे स्कूल में भेज के पढ़ाए जाते थे. कि हमारी हिंदी टीचर्स, चाहे वो हम 9th क्लास में हो चाहे 10th क्लास में हो, तो ये कहा जाता था, प्रोत्साहित किया जाता कि ज्योति के एसेस पढ़ो. और फिर वो चाहे हम डिबेट्स में हो, कहानी लिखने में हो, कविता लिखने में हो,
मैं मेडिटेशन मैंने बहुत छोटी उम्र में सीखा था। तो हम लोग श्री औरबिंदो के पौंडीचेरी में जो श्री माँ, मैंने सबसे पहले आई थिंक 5 साल की उम्र में हमने वहाँ से आना शुरू किया था और आई लर्न मेडिटेशन देयर। और तो उनकी जीवनी पे कुछ लिख रहे हैं, तो एक माहौल था। तो करते करते कब यहाँ पहुँच गए और आई गॉट मैरिड एट द वेरी अर्ली एज, 20.5 में थी जब शादी हो गई। तो सफ़र कहाँ तक चला गया, स्टेट लेवल से नेशनल लेवल पे नहीं खेलने दिया गया स्कूल में। पेरेंट्स ने कि अब 10th आ गया है। डांस का भी हुआ कि एक लिमिट तक आप करिए, उसके बाद नहीं। क्योंकि तब उस ज़माने के पेरेंट्स जो होते थे वो समझते थे कि लड़की जब बाहर जाएगी तो उसको बहुत सारी चीज़ें झेल, और वो एक मिडिल क्लास फैमिली के जो पेरेंट्स होते थे वो प्रोटेक्टेड होते थे। और आई थिंक उस समय बुरा लगता था, बट आई अंडरस्टैंड नाउ। एंड सच बात है कि ज़रा सा जैसे कहते हैं कि सावधानी हटी या कुछ भी हुआ तो प्रॉब्लम्स होती थी हमने फिर। तो पेरेंट्स ने सब कुछ माहौल दिया था हमको। आई एम सो थैंकफुल। पर बहुत स्ट्रिक्ट भी थे पेरेंट्स, पर सिखाया शायद। तो उसी का है कि आज एक जिंदगी को जीने का शऊर है। जैसे ना ये जो आर्ट कल्चर ये सब चीजें जब आपको क्या सिखाती हैं, एटलीस्ट खुश मिजाज होना तो खुश मिजाज होना सिखाती हैं। आपको अगर कोई कभी तकलीफें आती हैं तो आप उनको कैसे इजीली आप कैसे डाइवर्ट हो सकते हैं, वरना डिप्रेशन में चले जाएं। वेरी ट्रू। तो मैं कहती हूँ कि आर्ट कल्चर, म्यूजिक, ये सब चीज़ें, पेंटिंग, जो भी हम लोगों ने किया वो आपको जीने का सलीका सिखाया। और वो बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। आज के क्या, हमेशा सबको ये सलीका आना चाहिए ज़िंदगी का। आपको कोई हक नहीं ज़िंदगी को का गिला करने का। हाँ, and I think ज़िंदगी आपको खुश रहने के लिए मिली है। आपने नहीं सीखा जिया कैसे जाता। सही बात है, बहुत सुंदर बात कही आपने कि हमने नहीं सीखा कि जिया कैसे जाता और आप जिंदगी देते रहते दूसरों को। हाँ, जिंदगी बहुत खराब है। जिंदगी ने हमें दिया, जिंदगी ने सब दिया, बट व्हाट आपने क्या कैच किया। Right. ये बहुत important। You said you got married very early in life, and I think motherhood भी early ही बहुत जल्दी शुरू हुआ होगा। या जब मेरी डॉटर हुई फर्स्ट, तब मैं 21.5 साल की थी। शादी के 1 साल बाद बेटी हो गई थी। और वो भी शायद उसने हमसे बहुत क्रिएटिविटी ली है, और जो भी है अपने फादर से बहुत डिफरेंट चीज़ें ली हैं, मुझसे शायद लिए। तो शी इज़ इनटू फिल्म मेकिंग, और वो हर जगह कहती कि मेरी माँ ने मुझे ये चीज़ें दी हैं। तो शी इज़ अ राइटर, प्रोड्यूसर, एंड शी इज़ वर्किंग इन हॉलीवुड। वेरी नाइस। तो आई एम प्राउड ऑफ हर। We are proud of you कि she is a very good dancer, she is a very good dancer, she is a very good musician। तो एक I think घर में एक माहौल मिला। And your husband is one of the busiest man in the city, I would say। And given his nature of work and जितना tension और stress उनके पास होता होगा, तो how do you as a wife deal with it? How do you keep him calm? Because they say ना, behind every successful man or woman, it's the partner। दैट्स ट्रू। क्या होता है कि हर लाइफ, सबकी लाइफ में स्ट्रेस होता है, और स्पेशली माय हस्बैंड इज अ कार्डियोलॉजिस्ट, इज अ डॉक्टर, और बहुत ही रिनाउंड और बहुत ही बिजी हैं। तो उनकी लाइफ में नेचुरली हर आदमी जो जा रहा है वो नेगेटिविटी दे रहा है, उसको अपनी तकलीफ बता रहा है। तो वो जो हॉस्पिटल में ले रहे हैं वो नेगेटिविटी ले रहे हैं, सबकी तकलीफें हैं। तो वो कई बार ही वॉज ऑल्सो वेरी गुड, उनको म्यूजिक का बहुत सेंस है, वो अपने आप बांसुरी बजाते थे। पर मुझे लगता है एक सीरियसनेस आ जाती है प्रोफेशनल उसमें। तो वो उन्होंने इतना वो थे कि कई बार हमको लगता है हंसना भूल गए हैं। अब या तो मैं भी शिकायत करना शुरू कर दूं कि आप यू आर नॉट गिविंग मी टाइम, या मैं बहुत सारी चीज़ें बोलूं कि शिकायतें तो करने के लिए बहुत, पर नहीं, मैंने ये नहीं किया। और डॉक्टर साहब ने भी मुझे कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं कि तुम ये नहीं करो। तो बल्कि हम लोग वो हमसे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बहुत चीज़ें उनके लिए करें, और बहुत खुशी मैंने चीज़ों को अडैप्ट किया। प्रॉब्लम्स आती हैं पर उसको फिर आई थिंक ये जो हमने, हमारे पैशन है लिखने पढ़ने का, म्यूज़िक का, कल्चरल इवेंट्स हम बहुत करते हैं। और पीजीआई, वी वर इन पीजीआई, संजय गांधी पीजीआई ऑलमोस्ट 23-25 ईयर्स। उस जमाने से इतने शोज हमने किए हैं, कल्चरल इवेंट्स किए हमने ने बहुत। जितने भी कॉन्फ्रेंसेस होती थी वो शायद हमारे बिना होती भी नहीं थी, हर डिपार्टमेंट की। और डॉक्टर साहब तो आई एंजॉय, वो भी एंजॉय करते, कोई काम करने वाला मिल गया उनकी तो क्रिएटिविटी थी, तो जहाँ भी आपकी निकले सही बात है। तो उसी सिलसिले में हमें आप हेल्पिंग हार्ट फाउंडेशन के बारे में बताइए, थ्रू व्हिच यू डू लॉट ऑफ गुड वर्क फॉर द सोसाइटी।
तो हेल्पिंग हार्ट देखे थे हम लोग पीजीआई में, तब भी हम लोग बहुत काम करते थे वहाँ के मैंने तब एक मानसी संस्था थी हमारी, और अब वो बहुत साल से उसको नहीं वहाँ, क्योंकि वहाँ पे एक हमारा ग्रुप बनाया हुआ था, उसमें हम महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, स्पेशली पुअर बच्चों के लिए करते थे। गांव के वहाँ पे जो नेबर थे और जो हमारे स्टाफ था और जो सर्वेंट्स के बच्चे होते थे, उनको हम लोग एजुकेशन देते थे, हम म्यूज़िक सिखाते थे उनको, ड्रामे सिखा के हम प्लेस कराते थे, बहुत सारी चीज़ें हम अपने वहाँ पढ़ाते थे। तो हमारे कुछ फ्रेंड्स भी वहाँ पे हम लोग करते थे, हम लोगों ने पता नहीं क्या क्या किया, बहुत सारी चीज़ें करी। फिर व्हेन वी शिफ्टेड इन 2010, जब छोड़ा, डॉक्टर साहब ने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया एंड ही जॉइन सहारा उस समय कि भाई एक नया हॉस्पिटल है उसमें, क्योंकि शहर में तब थे नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे, तो है कि कुछ एक नया सेटअप करना चाहिए शहर के लिए। ही जॉइन देयर, तो उन्होंने अपना वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया था। उसके बाद हम लोग को करने के लिए, तब हम बहुत इवेंट्स कर रहे थे सहारा के लिए भी हम लोगों के। फिर हम लोग ने तब एक ये एनजीओ स्टार्ट करी, हेल्पिंग हार्ट फाउंडेशन, जो कि वी आर वर्किंग फॉर नॉट ओनली फिजिकल health, but you know the mental and emotional health is equally important. And they say that अगर आपका mental health खराब है तो ही आपकी physical health पे इफेक्ट आती है। तो सारी बीमारियां यहाँ से शुरू होती हैं या यहाँ से शुरू होती हैं। तो ये हम लोग करते, तो बहुत सारे हम लोग अवेयरनेस के कैंप्स करते हैं, शोज करते हैं, लाइक अगर इमरजेंसीज हो तो क्या करना चाहिए, कार्डियोलॉजी का तो करते हैं कि कैसे आप हाइपरटेंशन हो, कार्डियोलॉजी की प्रॉब्लम हो तो कैसे करें, पर एक होलिस्टिक हेल्थ की हम बात करते हैं। और होलिस्टिक हेल्थ के लिए हम आर्ट एंड कल्चर को जोड़ते हैं। वेरी ट्रू। कि इमोशनल हेल्थ जो है वो हमारी आर्ट आप एंड दिस ना म्यूजिक इज द बेस्ट हीलर। इट इज तो हम लोग इस तरह के बहुत सारे वर्कशॉप्स करते हैं, जगह जगह कैंप्स करेंगे, लोग हम लोग को बुलाते हैं। अभी हम लोग ने रिसेंटली हर साल वर्ल्ड हार्ट डे होता है एक हमारा, जो 29 सितंबर को होता है, तो उसमें तो हम लोग के बहुत शोज होते हैं। तो वो हेल्दी कुकिंग कंपटीशन हमने करा, जब कोविड के बाद हुआ तो हेल्दी कुकिंग, तो कोविड शेफ कंपटीशन नाम था, तो बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स आता है। फिर हम लोग लाइक साइकिलिंग का हम लोग ने कराया, तो इस तरह के बहुत शोज़ हम करते हैं। और जब कोविड टाइम था तो उस समय हमारे आर्टिस्ट भी अकेले थे, शोज़ नहीं हो रहा था, तब हमने वर्चुअल शुरू किया। आपको जो मैं बता रही थी कि स्टूडियो स्टार्ट किया, वी लर्नड अ लॉट from COVID, you know, it is not कि लोग बोल रहे हैं कि कोविड में बंद हो गया। We learn to adjust and कैसे हम उस समय मैं तो कोविड को कहती हूँ कि मैंने सारी डिजिटल चीजें कोविड में सीखी। बहुत लोगों ने सीखी। कैमरा, और मैं कैमरा लेके मैं बैक कैमरे के पीछे हुई और हम लोगों ने शोज बनाए अपने, हमने तलाश सुकून बनाया और उसको लिखा और उसको म्यूजिक में करा, अपने स्टूडियो में किया। एंड देन पंडित अनुज मिश्र के साथ हम लोग चले गए और हम लोगों ने कहीं रिकॉर्ड किया। तो इस तरह के शोज हम लोगों ने आकांक्षा श्रीवास्तव के साथ किया। तो आई एंजॉयड कोविड एक्चुअली, देखा जाए तो आई लर्नड अ लॉट। I enjoyed COVID. मतलब इट्स नॉट कि वैसा जो the world was facing lot of things, but अपने एंड पे we were coping up. We were coping, यानी उसको हम लोग सीखने के लिए इस एंजॉय के, मतलब आई लर्न सो मच। हम इसको नहीं सीखते, हम ये वाला काम नहीं करते वो जब प्रॉब्लम आती है क्योंकि जरूरत ही नहीं थी हमको। वेरी ट्रू। तो जो हमने सीखा वो एंजॉय किया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने हेल्पिंग जो भी कर सकते थे फाइनेंशियली लेबर्स के लिए, और डॉक्टर साहब और हम लोग जितना भी कर सकते थे, देयर आर फ्यू थिंग्स जो बोलना भी नहीं चाहिए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो नेकी कर दरिया में डाल, बस तो बहुत सारी बहुत कुछ दिया ईश्वर ने हम लोग को। नाउ दिस इज द टर्न कि हम दें, और जब तक शुक्राना नहीं कहेंगे हम सब आज जिंदा हैं। हम कितने सारे लोग चले गए, कितने सारे लोग चले गए हमारे देश के, वैसे लोग जिनके पास पैसे थे, सब कुछ हर चीज था, जिंदगी ने बहुत खरीद नहीं पाया। तो हमको जिंदगी ने बहुत सिखाया, तो हम बहुत शुक्राना करते हैं और इसलिए चाहते हैं कि पैसे के लिए नहीं, हम जो भी आर्ट का ये सब का करते हैं, लिखने का काम करते हैं, ये सब हमारी जो बुक्स हैं स्वांतः सुखाए हैं, मैं इसको सेल भी नहीं करना चाहती, क्योंकि
मेरी भावनाओं को कोई मोल लगाएगा क्या? 200-300 रुपए की किताब का क्या, जो मैंने 300 शायद रातें काट करके लिखी है, उसकी क्या कीमत? बहुत सुंदर बात आपने कही, इसी पे आपका लिखा हुआ कुछ हो जाए। आप विमेंस डे की बात कर रहे थे, विमेंस डे कॉर्नर, तो मैं विमेन के ऊपर आपको कुछ सुनाना चाहूंगी कि आप खुद एक बहुत मेहनत कर रही हैं और इतना अच्छा आप लोगों के लिए, लोगों को सामने ला रही हैं, जो इतने हुनरमंद लोग हैं उनको लेके आती हैं और अपने तरह से। तो विमेंस डे पे हम 4-5 शेर आपको सुना कि रोक पाएंगी भला कब रोशनी को एक दीवार, रोक पाएंगी भला कब रोशनी को एक दीवार, कैद करने की हमें सब कोशिशें होंगी बेकार। Very true. है ना? आग में तपकर हम सब महिलाएं जो हैं वो बहुत उससे गुजरी हैं जी। बहुत इम्तिहान है होते हैं जो सदियों से, चाहे किसी भी लेवल से, आप अंडर प्रिविलेज्ड हो या फिर रिच क्लास से हो, और हम लोग ने बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं। तो आग में तपकर निखरती रहती है सोने की आग, आग में तपकर निखरती है और सोने की आग, सब्र है जेवर हमारा तो सुकून मन का श्रृंगार, तो सब्र है हमारे पास। और झूमती रहती है शाख, आपके लिए ही कह रहे हैं कि झूमती रहती है शाख, खिले फूल या उगते हो खार, झूमती रहती है शाख, खिले फूल या उगते हो खार, हम गुलिस्तां हैं हमी से है गुलों में ये बहार, बहुत हम गुलिस्तां हैं हमी से है गुलों में ये बहार। और इसका एक आध शेर और था कि दुनिया तेरे मंच में हमने भेजे सब किरदार, दुनिया तेरे मंच में हमने भेजे सब किरदार, हमसे ही तो जन्मे हैं ये पीर पैगंबर और अवतार। क्या बात है, क्या बात है कि नहीं? बहुत सही जी, हमसे ही तो जन्मे हैं सब पीर पैगंबर और अवतार। इसी गज़ल का एक शेर था, मुझे अभी राम की बात आपके सामने ये देख करके मैं कि राम की ही राम जैसा कोई नहीं राम के इस देश में, राम जैसा कोई नहीं राम के इस देश में, राम के इस देश में, तो अग्नि परीक्षा क्यों दे सीता ही हर बार, तो क्यों अग्नि परीक्षा क्यों दे, ऐसे मुझे वर्ड्स एकदम, क्यों दे सीता ही हर बार, रोशनी को रोक पाएगी भला एक दीवार। बहुत सुंदर, कितना प्यारा लिखती हैं आप। वो जैसे कि अभी आपकी पोइट्री में भी ये बात हो रही थी कि women have to face a lot of challenges, and I think being from a privileged family you also had to face challenges, you could not go to the national, probably the international level। तो I think एक जो ग्लास सीलिंग होती है, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, जो सोसाइटी का हमारा एटमॉस्फेयर है, जिस परिवेश में हम पले बड़े हैं, तो सबको फेस करना पड़ता है। तो उस समय का जो वक्त था और अभी का जो वक्त है, कितना चेंजेस आया है, और हम जो ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ये कहाँ तक सक्सेसफुल हो पाया है और हमें क्या करना चाहिए ताकि वुमेन सही में एम्पावर्ड हो जाए। राइट। एक तो जो वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट लोगों ने गलत समझ लिया है। हाँ, वो उसको एम्पावरमेंट करने की जरूरत क्या है? विमेन तो अपने आप पावरफुल है। वेरी ट्रू। कब बताइए उसके पास क्या जो है स्त्री कुदरत ने नहीं दिया है। पुरुष से कहीं ज्यादा दिया सब चीज। पुरुष को और स्त्री को दोनों को बराबर दिया है, पर स्त्री को थोड़ा और ज्यादा दिया है। शी कैन क्रिएट। उसमें ये जो नेचर है जिसको हम कुदरत या प्रकृति कहते हैं, हम उसे फादर पिता नहीं कहते, हम मदर अर्थ कहते हैं, हम धरती माँ कहते हैं, क्योंकि धरती एक स्त्रीलिंग, एक प्रकृति जो है वो जन्म देती है, और वो सुपर पावर ये एक महिला में है। पुरुषों में तो जो शिव और शक्ति की कॉन्सेप्ट है, तो बिना प्रकृति के, बिना शक्ति के शिव कंप्लीट नहीं है। तो प्रकृति के बिना या जो नारी के बिना, जो उसके बिना ये पूरी सृष्टि का कोई भी, ये जब पुरुष और ये प्रकृति कंप्लीट नहीं होंगे, मिलेंगे नहीं, तब तक ये सृष्टि नहीं चलेगी। तो विमेन ये क्यों सोचती है कि वो एम्पावर्ड नहीं है? वो तो उसको ऊपर वाले ने बहुत एम्पावर्ड करके भेजा है। जस्ट आप अगर अगर वैदिक काल की बात करें, सीता को हम हमेशा पतिव्रता पत्नी की तरह के रूप में देखते हैं कि वो बहुत विदुषी थी, वो वेद विज्ञान की ज्ञाता थी। उसने शिव का धनुष बचपन में निकाल लिया था, है ना? सही बात है। आप कैसे कह सकते कि वो शक्तिशाली नहीं थे? उनके जमाने में ये गार्गी थी, कात्यायनी, मैत्रेय, सुघोषा, है ना, लोकमुद्रा,
इतनी बड़ी बड़ी विदुषी थी वैदिक काल में, जो वेद विज्ञान को जानती थी। वेद और विज्ञान मैं एक ही मानती हूँ, है ना। सारे विज्ञान जो आज जैसे हम साइंस कहते हैं वो पूरा वेदों से है। तो उनके ज्ञाता होते थे। हमारे समाज में हमेशा से स्त्री को पुरुष से ज्यादा सम्मान मिला है। और अभी की बात ऐसे करते, बट देवकी नंदन थे। हाँ। और फिर राधा कृष्ण तो पहले माँ का नाम होता था और बाद में फिर जिनसे तो हर उसमें सीताराम, आप शिव को कहते हैं शिव, पर भजामी भवानी पति भावगम्यम, बिल्कुल, है ना। तो भवानी के पति हैं, हम उस शिव की पूजा कर रहे हैं, सीता राम है। तो ये बात जो कहा जाता है कि आज की स्त्री को सम्मान नहीं मिलता था, देखिए जब आर्य संस्कृति थी तो स्त्री को 16 साल के पहले विवाह नहीं किया जाता था। स्वयंवरा थी, स्वयं कर सकती थी विवाह, और स्वयंवर होता था कि उसको अपने, है ना, वो था। और उस समय विधवा विवाह भी था जी। पर ये जब हमारे संस्कृति में, आर्यों की संस्कृति से दूसरी संस्कृतियां आने लगी जी, तो क्या हुआ कि उस समय जो बाहर की संस्कृति से महिलाएं आई, वो वेद विज्ञान और अनुसंधान काम नहीं कर सकते थे। तो वो उनकी वजह से क्या हुआ कि वो घर में रहने लगी, डेल्यूशन शुरू हो गया, डेल्यूशन तब वहां शुरू हुआ, वो घर में रहने लगी। फिर वो कि आप घर ही में रहिए, तो फिर पुरुष सत्ता, पैतृक सत्ता जो है आने लगे। और तब हमारा जो हास हुआ है, और अब हमें सिर्फ अपनी महिलाओं को समझाने की जरूरत है कि आपको अपने आप को पहचानना है, और पुरुष को भी समझाने की जरूरत है कि आपके साथ मिलके काम करेगी तो आपका समाज अच्छा बने। सही बात है। तो कहीं एम्पावरमेंट का जो कॉन्सेप्ट महिलाओं ने समझ लिया है कि वो स्त्री, वो फ्रीडम है और आज़ादी मिले, कुछ भी कर ले। एक नदी का, मैं जो स्त्री है, अगर स्त्री में सब कुछ है, स्त्री में जो शक्ति है वो सबको फल फूल, पूरे एक समाज का निर्माण करती है। वो धुरी है एक समाज की। वो चाहे तो समाज को सुंदर बनाए, वो अपने घर को सुंदर बनाए, या आप खराब कर दे। एक स्त्री है जो समाज को जोड़ सकती, पति को, सारे रिश्तों को जोड़ सके। तो जो आज की महिलाएं एम्पावरमेंट या फ्रीडम को, विमेन फ्रीडम को ना, वो उच्छृंखलता मान रही हैं। उच्छृंखलता मीन्स कि आज़ादी चाहिए। किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? हमको हर चीज़, हमारे सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आज़ादी दे दीजिए। आपको आज़ादी चाहिए अपनी जो हीन भावना से, आपको अपने को जो नहीं पता, अज्ञानता से आज़ादी चाहिए, है ना। आप अपने बारे में नहीं जानते। एक नदी का एग्जाम्पल लीजिए। नदी जब बहती है तो वो जब तक अपने किनारों में बन के डिसिप्लिन में बह रही होती है, तो दोनों किनारों को फलती फूलती है ना। पूरे दोनों किनारों में सब शहर बसते हैं, गांव बसते हैं, वो जिंदगी देते हुए चलती, तब सागर में मिलती है। पर जिस दिन वो किनारे तोड़ के बाहर जाती है, आप ये सोचिए कि सैलाब लाती है, पूरा बसा बसाया गांव, घर, समाज को हो जाता है। तो आज हम ना वो बरसाती नदी हो रहे हैं। हम उच्छृंखलता को एम्पावरमेंट समझ रहे हैं, जो बहुत दुख होता है कि आप पुरुषों के लिए भी, कि आप सब अगर अपने डिसिप्लिन में रह के काम करेंगे, मर्यादा जो होती है ना, मर्यादा, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, किसी को ये उच्छृंखलता कभी भी कहीं नहीं ले जाती। तो मतलब जो स्त्रियां आजकल कह रही हैं ना कि जो, अच्छा अब तो इतने साल से हम दबे रहे, तो अब पुरुषों ने जो किया वो मैं करूं। हाँ, वो अगर वो शराब पी रहे हैं, वो सिगरेट फूक रहे हैं, तो भाई वो तो जहर खा के मरा, तुम क्यों मरना चाह रही हो? सही बात। व्हाई यू वांट टू कॉपी दोज पीपल जो बेकार हैं, उनके तुम क्यों कर रहे हो? उनको कॉपी करने देना चाहिए आपको कि आपसे कुछ अच्छी चीज़ें। पर अब जो यंग बच्चे हैं शायद वो बोलेंगे कि हम बहुत दकियानूसी बातें कर रहे हैं, बट हम सब बहुत दुनिया देखी है, हम लोग ने देश दुनिया बहुत घूमा है। पर अब विदेश, बाहर के लोग हमारी कल्चर को समझ रहे हैं, अब आयुर्वेदा को समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। वो रात में मैं इतना रहती हूँ बाहर, वो डिसिप्लिन में है। उनके बच्चे 7 बजे 8 बजे खाना खा के सो जाते हैं। बाहर तो मैंने लंदन में देखा 6:30 डिनर टाइम होता है, वो खुद नहीं खाते हैं। ये जो आजकल हमारा गलत कहाँ से ये आ गया है कि रात में 11 बजे 12 बजे आप ड्रिंक कर रहे हैं। विमेन भी, आपको तो समझाना चाहिए, आपको समाज को समेटना है। ये जो मॉडर्न वर्ड एक आ गया, आधुनिकता, पता नहीं कौन सी आधुनिकता है इसमें, और जिसमें सबका विनाश हो रहा है। और विमेन, जो बच्चों को क्या आप सिखाओगे? मैंने देखा है कि पार्टीज में जो ऐसे घरों की महिलाएं जहाँ पे कभी शायद सिर से पल्ला भी नहीं हटा हो, दे स्टार्ट टेकिंग 3 बजे 4 बजे भी बियर चल रही है और विस्की चल रही है। आप कहाँ जा रहे हो?
इज दैट वुमेन एम्पावरमेंट? नहीं, आपको बहुत कुछ दिया है। अपने अंदर को खंगालो, अपने अंदर की सुपर पावर को समझो और जस्ट यू आर नॉट जस्ट अ बॉडी जो बाजार आद ने वुमेन को जो प्रोडक्ट बना दिया है। आप तो फिर वहीं जा रहे हो ना, आप तो बोल रहे हो कि हम भोग्या हैं, हम सुंदर हैं, आप बस हमारी सुंदरता को देखो। ट्रू। व्हाई यू डूइंग दिस? यू आर सेलिंग योरसेल्फ। आप सुंदर तो हैं क्योंकि प्रकृति ने आपको बनाया, यू नेचुरली यू ब्यूटीफुल। पुरुष भी सुंदर है, आप भी, पर हमने सुंदरता के मापदंड ही अलग बता दिए कि ऐसी नाक होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, रंग होना चाहिए, बाल ऐसे होने चाहिए आपके। तो ये चीजें क्यों? और तो हमको भटकाया जा रहा है, एम्पावरमेंट के नाम पे भटकाया जा रहा है। बहुत सही कहा आपने कि हम ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं। हम तो मे बी शायद इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात होनी चाहिए कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। आप देखो अपॉर्चुनिटी दी भी जा रही है जिन घरों में अब माँ बाप बेचारे लगे हुए हैं लड़कियों को पढ़ाने में, पर छोटे छोटे शहरों गांव से लड़कियां आकर के क्या कर रही हैं? उनको बरगलाया जा रहा है वुमेन एम्पावरमेंट। आप पढ़ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। हम तो वेरी हैप्पी कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा पढ़ाई करती हैं, मार्क्स ज्यादा लाती हैं, मार्क्स अच्छा करिए हर फैमिली में। अगली पूरी सदी लड़कियों की है, पूरी सदी लड़कियों की। आई एम वेरी हैप्पी। मैं अभी भी मेरी ग्रैंड डॉटर हुई है तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात क्योंकि लड़कियों का अगला पूरा जमाना का है। बट उसको एम्पावरमेंट का मतलब समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए। दिस इज नॉट योर। तो इसी नोट पे हम आपका लिखा हुआ कुछ और सुनेंगे, आप गुनगुना सकते हैं या कोई शायरी या कुछ। अच्छा, मैं एक गीत जिंदगी के लिए गुनगुनाती हूँ कि पल दो पल ही लगा के गले, जिंदा कर दे मुझे जिंदगी, पास आ छू के देखूं तुझे, अपनी बाहों में ले जिंदगी, पल दो पल ही लगा के गले, जिंदा कर दे मुझे जिंदगी। आप मेरे ख्वाब की बात कर रहे थे जी। मैंने ख्वाबों में देखा है तुझको, मन की आंखों से सोचा है तुझको। आप कह रहे थे कि आपने क्या ख्वाब बचपन में कैसे ख्वाब या सोचा था अपनी लाइफ का, तो हम सब ने जो सोचा, मैंने ख्वाबों में देखा है तुझको, मन की आंखों से सोचा है तुझको, हाथ के इन लकीरों में अपनी, मन की आंखों से देखा है तुझको, मेरे ख्वाबों में ढल के जरा, गुनगुना ले जरा जिंदगी, मेरे ख्वाबों में ढल के जरा, कर दे हैरान मुझे जिंदगी, पास आ छू के देखूं तुझे। ये एक मुझे कुछ याद है, मैंने कहा चलिए आपको एक हम नज़्म सुना देते हैं, इश्क की बात पे कुछ सुना देते हैं। एक नज़्म इश्क के लिए, इश्क का क्या मायने है मेरे लिए। हाँ, वो भी आज के टाइम में बहुत कंफ्यूजिंग है। लोग अलग अलग चीजें समझते हैं एंड आई थिंक लव को हार्ट ऑफ लाइफ बना लिए हैं। हाँ, अपने पर्पस से, अपने उससे भटक के, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ बट नॉट द हार्ट ऑफ योर लाइफ। जैसे ना सुख की परिभाषा बदल दी है ना, सफलता की परिभाषा बदल दी, ऐसे हमने इश्क की और प्यार की परिभाषा बदल दी है, मापदंड ही बदल दी। मेरे लिए क्या है, मैं आपको एक नज़्म सुनाती हूँ। राह में इश्क के ऐसे गुजरूं, राह में इश्क के ऐसे गुजरूं, डूब के तुझ में तुझ से ही उबरूं। क्या बात है। पी कर दर्द की काली स्याही, पी कर दर्द की काली स्याही, नूर तेरा आँखों से चख लूं, पी कर दर्द की काली स्याही, नूर तेरा
आँखों से चख बहुत लूं राह में इश्क के, ऐसे गुजरूं डूब के तुझ में, तुझसे ही उबरूं। तेरा मुझसे क्या रिश्ता है, तेरा मुझसे क्या रिश्ता है, जिस्मो जान में तो बसता है। फिक्र में मेरी, फिक्र में मेरी तू ही महके, फिक्र में मेरी तू ही महके। काश मैं तेरी खुशबू छू लूं, फिक्र में मेरी तू ही महके। काश मैं तेरी खुशबू छू लूं राह में इश्क के। इसके दो और हैं कि घोल दो तुझ में अपनी सांसें, तेरा मंजर मेरी आँखें। घोल दो तुझ में अपनी सांसें, तेरा मंजर मेरी आँखें। तू मेरे एहसास का दर्पण, तू मेरे एहसास का दर्पण। अक्स में तेरे खुद को ढालूं, क्या बात है, राह में इश्क के। और इसका आखिरी में ख़त्म करती हूँ यहाँ पे कि अंत क्या हो सकता है इश्क जी, कहाँ उसका पीक होना चाहिए। मैं कहती हूँ कि जर्जर होती जिस्म की चादर, जर्जर होती जिस्म की चादर, रूह हो जाती पल में बेघर। ख़त्म हो शायद उम्र गमों की, ख़त्म हो शायद उम्र गमों की। तुझ पे मर कर तुझसे ही जन्मों, ख़त्म हो शायद उम्र गमों की। तुझ पे मर कर तुझसे ही जन्मों, बहुत सुंदर। इश्क के। मतलब एक आपके ना चेहरे पे एक अलग सा ही नूर है और आई थिंक घंटों आपको सुन सकते हैं, आपसे बातें कर सकते हैं, बट it was beautiful having you, listening to you and your ideas on women empowerment, and I think आप you're one of those role models for आज के बच्चों के लिए कि भाई शादी हो जाना या जो आप करना चाहते हैं वो आप किसी भी माहौल में कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बगावत करके ही आपके सपने पूरे हों। यही गलत समझ रहे हैं। आपके पास बहुत टाइम है, पर आप जो शादी के बाद या आप अपनी फैमिली के लिए अगर कुछ कर रहे हैं, ये भी एक काम है जी। आप ये सोचो कि आप मोस्टली जो वर्किंग वुमेन हैं वो बाहर भी काम कर रही है बेचारी, घर का भी काम कर रही है। आप थोड़े दिन गैप ले लीजिए, अपने परिवार को बनाइए। आप जो बाहर मेहनत कर रहे हो उसको आप अपने घर में दीजिए। आप देखिए, आप चाहे तो आप अपने जो बच्चे, जो आप you're a creator. Very true. If you want to make beautiful society around you, that is you. और वो कहते हैं ना, फैमिली अगर सही है, आप अपनी कंपनी बढ़िया बनाना चाहते हैं, आप पहले अपना परिवार अच्छा बनाइए, फिर आप समाज अच्छा बनाइए। आप रिश्तों की अहमियत समझिए। आप आज बाहर विदेशों में जो लोग हैं वो अहमियत समझने लगे। हमारे यहाँ टूट रहे हैं परिवार। महिलाएं बोल रही हैं हमें किसी रिश्ते से, मी एंड माई वे, आई मी माई सेल्फ। इट्स नॉट अ गुड थिंग। आप अल्टीमेटली आओगे वापस, पर ठोकर खा के आओगे, दुख होके। हम सबकी जिंदगी का एक ही मकसद है, खुश रहना जी। और खुश रिश्तों में रहा जा सकता है, परिवार में खुश रह सकता है, अपनी फैमिली सारी क्रिएट। हम क्या करने, अकेले तो आए नहीं है। सही बात है।
समाज में रह के ही खुश, आप अकेले क्या कर लो, कितना भी पैसा होगा पर यू विल नॉट बी हैप्पी, आप एंजॉय नहीं करोगे। अगर हमारे पास कितना भी पैसा पर हमारा फ्रेंड ही सर्कल नहीं है, हमारे घर परिवार के लोग नहीं, तो हम क्या करेंगे? वो पैसा अगर आप बांट नहीं सकते तो आप खुश नहीं हो सकते। तो आप ये जो स्यूडो एक हैप्पीनेस है ना, उसकी नकाब उतार दो। वेरी ट्रू। You should not be pseudo. You are natural, beautiful. आप अपनी अंदर की खूबसूरती को निखारिए। औरतें और जितनी स्त्रियां हैं, मैं उनको बोल रही हूँ कि अपने अंदर की ब्यूटी को निखारिए, अपने अंदर खंगालिए। आपको बहुत कुछ, बहुत सारे, एक बेहतरीन अक्ल दी है, बहुत सारे गुणों से नवाजा है आपको प्रकृति ने, उनको समझिए और उससे आप लोगों में अपनी प्रशंसा पा सकते हैं, सम्मान पा सकते हैं। एक खूबसूरत चेहरे में 10,000 लाइक आ जाएं, आप आर्टिफिशियल वो करके जो सब आजकल जो डिजिटल 2 मिनट का फेम के लिए जो लोग कर रहे हैं, वो गलत हो रहा है। रियल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड, हाँ, यू शुड नॉट लिव वर्चुअली। आप जिंदगी नहीं दे सकते हैं, सही बात आपको रियल वर्ल्ड में आना पड़ेगा और बहुत कुछ कर सकती हैं औरतें, स्त्रियां बहुत कुछ कर सकती हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं, फिर कभी जिक्र करेंगे जरूर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग सच ब्यूटीफुल थॉट्स। थैंक यू सो मच स्मृति फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड इट्स माय प्लेजर टू मीट यू हियर एंड थैंक यू Folktales Studio for inviting me here. Thank you. All the best and happy Women's Day. Thank you.